हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड से भी उठा लिया, आईसीटी से भी उठा लिया। इस तरह से मिक्सअप अपना क्वेश्चन करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन उठा लिए। तो 5-6 क्वेश्चन हैं जो बड़े अच्छे से करना है, चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े कंसेप्चुअल है और बेसिक भी है, बहुत सिंपल भी लगेगा आपको, लेकिन वो एग्जाम में हमसे बहुत गलत होने की मतलब गुंजाइश रखते हैं। तो अभी हमें ठीक करना है उनको और अच्छे से सुनना है, ठीक है। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़े आराम से सुनना है, पहले इंग्लिश में देख लेंगे फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च। तो सीधी सी बात है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। और इस रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो स्टेप पढ़ते हैं रिसर्च के हम, ठीक है ना, जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है एक पूरी प्रोसेस होती है और उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड, मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स में हमें कंक्लूड करना पड़ता है और हमने ये कई बार बात कर ली इसके बारे में। तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा स्टेप है इसमें जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा है, आपको ये पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करो कि इसमें जो रिसर्च के नीचे कई सारे स्टेप दिए हुए हैं, 4 स्टेप दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, ये चारों स्टेप है। आपको ये पूछा है इन चारों स्टेप में ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा कौन सा स्टेप है। तो बताइए। डिफाइनिंग एंड डिसाइडिंग द प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग। आप कोई भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो अलग अलग सैम्पलिंग के मेथड होते हैं। तो ये कहता है कि इस तरह से भी किस मेथड से हम सैंपल डिसाइड करेंगे, क्या ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं है, ये हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के उस चीज़ से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिफाइड एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, ये बहुत इमेजिनेशन वाली बात नहीं है, इसमें इमेजिन नहीं करना कुछ भी, ये तो आपको डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है। डाटा एनालिसिस यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड एंड इंटरप्रिटेशन। अगर यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हो और डाटा है आपके पास तो एनालिसिस कर रहे हो, स्टैट आपके पास नंबर में डाटा है और उसका आप क्या कर रहे हो, स्टैट लगा के उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ भी कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आएगी, तो इमेजिनेशन वाली यहाँ भी कोई बात नहीं होती है। तो एक ही ऑप्शन बच गया और वो है हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो याद रखना, जब आप हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस का नाम ही परिकल्पना होता है और यहाँ पे इमेजिनेशन की बात भी यही है, तो सीधा सा शब्द से भी जोड़ सकते हो। तो हाइपोथेसिस जो मेकिंग करते हैं और जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हम ना, बहुत आप देखो, पहले हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ठीक है ना, फिर उसको टेस्ट करते हैं तो अलग ही क्रिएटिविटी रहती है और आपने कुछ अलग इमेज किया था कि ऐसा होने से ऐसा होगा। आपको पता है ना, हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, ये सारी बातें तो आपको पता ही है ना, ठीक है ना। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होती है? नंबर 4, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन होगी। अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में देख लें तो यही है, रचनात्मक और कल्पना की गुंजाइश अनुसंधान के निम्नलिखित चरण में से किस में से सबसे ज़्यादा है? तो किस में है? परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण करना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, आपको बाद में पढ़ना हो तो, ठीक है, या नोट कर लीजिए, बड़ा सही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से इसको ध्यान में रखना, गलत नहीं करके आना है, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज अलाउज ए यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, कॉपी डिवाइस अलाउ ए यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू ए कंप्यूटर। देखो, एक डिवाइस का नाम नीचे 4 डिवाइस दी गई है और उसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बाहरी दस्तावेज है उनकी कॉपी है वो किस में लगता है? कंप्यूटर में रख लेता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सेव कर लेता है। आप बिल्कुल ऑप्शन दिखाऊंगा तो अच्छे से आंसर कर दोगे, ठीक है, मुझे पता है।
पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा है कि कुछ नीचे 4 डिवाइस के नाम दिए हुए हैं, इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी वो एक तरह से प्रतिलिपि या कॉपी है वो किस में रख लेता है, कंप्यूटर में रख लेता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपको बताओ ऐसी कौन सी डिवाइस है। आपको वैसे पता ही चल गया होगा, बताओ बताओ कौन सा है। अरे कौन करता है ऐसा, स्कैनर ही करता है। स्कैन करते हैं ना हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो स्कैन हो जाता है तो हमें स्क्रीन पे दिखता है कंप्यूटर की, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है। तो यही इसका आंसर है। स्पैमर तो आपको पता ही है क्या होता है, जो अनडिजायरेबल चीज़ें होती है। ठीक है ना। प्रिंटर आपको पता है क्या होता है, प्रिंट तो हार्ड निकालता है, हार्ड कॉपी निकालता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई मतलब नहीं है। प्रिंट निकालते हो ना, प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंट निकालना, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में तो नहीं रखता, ये तो आपको प्रिंट हार्ड कॉपी दे देता है बाहर। ठीक है। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, आपको पता है। ठीक है, एक तरह से तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन स्कैनर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है, अपनी आईसीटी के जो यूनिट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो यूनिट है वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है ना, अभी हमने बात करी है तो, लेकिन ये एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन कर देता है। प्रिंटर आएगा, स्कैनर आएगा, इस तरह के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो वही कन्फ्यूजन हमें नहीं रहने चाहिए। एग्जाम से पहले हर एक डाउट को हमें क्लियर करके चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमाणाज हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया है। अगर प्रमाणाज की बात आती है तो ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से लिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम प्रमाणा की बात करते हैं ना, ठीक है ना, बहुत सारे प्रमाण के बारे में बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। तो आपसे ये पूछा है कि बौद्ध धर्म में नीचे कुछ प्रमाण लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे अर्थपति प्रमाण होता है, अनुपलब्धि प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। तो इन चारों प्रमाणों में से कौन सा एक ऐसा प्रमाण है जिसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। बताओ कौन सा प्रमाण है जिसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, इसको किसने स्वीकार किया है, बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको बुद्धिज्म ने स्वीकार किया है प्रत्यक्ष प्रमाणा को। ठीक है, याद रखोगे, अरे याद रखोगे ना, चलो वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। बस चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है और सारी चीज़ें बस इसी तरह से हमें अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स दिखाए गए हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत लिखे हुए हैं, इधर दार्शनिक सिद्धांत लिखे हुए हैं और इधर कुछ दार्शनिक स्कूल लिखे हुए हैं, फिलोसफिकल स्कूल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आप लॉजिकल रीजनिंग में रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब और कई जगह इसको अगर पढ़े ना, लॉजिकल रीजनिंग में ही रखना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि फिलोसफिकल हायर एजुकेशन में थोड़ा सा टच ले लेता है ये, एंशिएंट वाले में फिलोसफिकल बात कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में जब हम बात करते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये अगर अनुपलब्धि वगैरह की बातें हो जाती है तो हम प्रमाणा में पढ़ते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन रखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स है, ठीक है ना, यानी कि दार्शनिक सिद्धांत है, और इधर कुछ दार्शनिक स्कूल हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा सिद्धांत कौन से स्कूल में था। ठीक है, ये आपको मैच करना है। तो आप बताओ जो स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो कौन सा स्कूल मानता था। तो याद रखना, ये आप नोट कर लो, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन चीज़ों का। इनसे क्वेश्चन देखो, इन चारों से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे अभी बना हुआ है लिस्ट मैच करने का, और 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना स्यादवाद जो है ये जैनिज्म के स्कूल में है, ध्यान रखना। स्यादवाद किस में है, जैनिज्म में। ये आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यादवाद किस में है, जैनिज्म में। और अनुपलब्धि की जो बात होती है, अनुपलब्धि है वेदांता में। कौन से स्कूल में, वेदांता में। जो अनुपलब्धि की जो दार्शनिक सिद्धांत है वो कौन सा स्कूल का है, वो है वेदांता का। ठीक है, तो इसमें बी आ गया। ठीक है, और अपोहा जो सिद्धांत है वो है बुद्धिज्म का। किसका है, बुद्धिज्म का। अपोहा जो सिद्धांत है वो किसका है, बुद्धिज्म का। और जो अभाव सिद्धांत है वो है न्याय का। किसका है, न्याय का। तो ये आ गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऐसे उल्टा मैच हो गया ये। ठीक है, तो ये आंसर है। तो हम देख लेते हैं कौन सा है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, सेकंड इज द राइट आंसर। आपको समझ आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें,
या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम भी है ना इन वीडियोस को 2-3 बार देखे जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। AF सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करी है, यानी कि जो AF प्रणाली है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में किया जाता है। अगर इसके ऑप्शन देखें और क्वेश्चन को देखें तो सीधी सी बात है, ये ICT से लिया हुआ क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है ICT से है। तो हम इसमें ये पूछा है कि AF जो है वो जो सिस्टम है वो कौन से नंबर सिस्टम में लिया जाता है। तो बाइनरी में तो क्या होता है 0-1 होता है, ठीक है, ये बात ठीक है। ऑक्टल में मतलब होता है 8, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो 0-1 हो गया। ऑक्टल का मतलब 8 है तो 0 से लेके 7 हो गए। आप गिनोगे 0 से 7 तो 8 ही हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 7 नहीं, 0 से गिनना होता है। और अगर डेसिमल का मतलब होता है 10 तो 0 से 9 हो गया, ठीक है, हो गया। ये देखो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल का तो 10, 10 और 6 16। तो इसमें क्या होगा, डेसिमल का कितना होता है 0 से 9 और हेक्साडेसिमल का 16, तो 0 से 9 तो ये आ जाएंगे डेसिमल वाला। अब बच गए कितना, 6 और बच गए, तो 6 आता है A से F। आप गिन के देख लो, A से F 6 आएगा, ABCDEF 6 आ गया ना। तो अब आपको कोई पूछे कि जो AF सिस्टम है वो किस में यूज किया जाता है, तो हेक्साडेसिमल में किया जाता है। सीधी सी बात है, 0 से 9 A से F 16 हो गए ना, 0 से 9 10 हो गए, A से F 6 हो गए, कितने हो गए 10 और 6 16, और ये हेक्साडेसिमल का मतलब ही 16 होता है। तो ये AF जो सिस्टम है वो किस में यूज किया जाता है, हेक्साडेसिमल में यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। प्लीज़ आप इसी तरह से क्वेश्चंस को करते रहें और किसी भी तरह का कोई डाउट आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना तो जीवन में होना चाहिए, ना पेपर की कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तब होना चाहिए। हमेशा खुश रहा करो, चित्त को रिलैक्स रखा करो, मन को शांत रखा करो, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है जीवन में। पता है ये नेगेटिविटी आप कहीं ना कहीं से, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी बात करते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम कब होगा, अरे होगा एग्जाम, ये बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी तैयारी करिए, रेगुलर बेसिस पे काम करते रहिए, आप बस ईमानदारी से काम करिए, सब बहुत अच्छा होगा। तो आप प्लीज़ इसी तरह खुश रहें, अच्छे से काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।